हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। फिर हमने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, है ना। आज हम बात करेंगे क्या, उससे आगे का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और न्यूमेरिकल वाला टॉपिक। क्लियर है क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, हर वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो या सिंपल सा फोर्स हो, है ना, या मैग्नेटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ भी हो, कहीं भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। जनरली फोर्स और फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया कि इसके मतलब सिंगल चार्ज नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं यहाँ पे, Q1, Q2, Q3, Q4 और भी हो सकता है ना, Q5, Q6, बहुत सारे चार्जेस रखते हैं। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा, मान लो F1 लगा रहा होगा। Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, मान लो F2 लगा रहा होगा। Q3 भी लगा रहा होगा, F3 मान लिया इसे। Q4 भी लगा रहा होगा, क्या मान लेते हैं इसे, F4 मान लेते हैं। और अगर कोई चार्ज होगा वो भी फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर? तो अब हमें बात करना है कि अब इस Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, इस Q चार्ज के ऊपर जो होगा नेट फोर्स कितना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होता है, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी भी चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होता है, उस सिस्टम के सारे चार्जेस जो जो फोर्स लगाते हैं उन सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां से बोलूं, अगर नेट फोर्स की बात अगर मैं करूं किसके ऊपर, Q के ऊपर, तो अब Q के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है, F1, F2, F3, F4 और भी होगा F5, F6 डॉट जितने भी होंगे। तो इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। जितने भी फोर्सेस लगेंगे डॉट डॉट, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट, कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यानी कि बहुत सारे चार्जेस रखा हुआ है और आपको किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो आप ये देखो कि कौन कौन सा चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जितने भी चार्ज रखेंगे सारे फोर्स लगाएंगे, तो उन सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा उसी को हम क्या नेट फोर्स के बराबर होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। क्लियर? ये क्लियर होगा, ज्यादा बेटर फीलिंग आएगी कब, जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे तब। ठीक, फिलहाल इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट फोर्स acting on a charge in the system of charges is equal to the vector sum, अंडरलाइन करना, वेक्टर सम of all the forces acted by the charges present in that system। बस ये सिंपल सा छोटा सा स्टेटमेंट है। ठीक, क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट क्या है, रटने की जरूरत नहीं है। कहीं सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम रखा हुआ है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो जितने भी चार्जेस होंगे वो सभी के सभी चार्जेस पे फोर्स लगाएंगे
उन फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वही उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर? कॉपी करो जल्दी, फटाक से कॉपी करो जल्दी, फास्ट। चलो अब इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। अगर आपने 11th क्लास वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो फिर इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नोटेबल पॉइंट्स करके बात करते हैं। जरा नोट करके लिखा मैंने, नोट। चलो फर्स्ट पॉइंट कर देते हैं। और फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे, इसके ऊपर जो है बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। मान लो ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, और भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो अब जो नेट फोर्स होगा, जो इसके ऊपर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? F1 के मैग्नीट्यूड और F2 के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। यानी अगर मान लो ये 5 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 5 + 6 11। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपोजिट में फोर्सेस लग रहे हैं, एक पर्टिकुलर यहाँ पॉइंट बोल रहा मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना? पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर अपोजिट में फोर्स लग रहे हैं, तब जो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? इनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये मैंने मॉडुलस लगा दिया क्योंकि हमें पता नहीं है कि F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है। जैसे मान लो अगर ये 8 न्यूटन का फोर्स है, ये 6 न्यूटन का फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 8 - 6 2 न्यूटन का हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? अगर दो फोर्सेस किसी एंगल पे लग रहे हैं, F1 F2 जो है ये है, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? बताओ। √of F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, जहां F1 F2 क्या है आपका? F1 फोर्स और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्लियर? अच्छा, अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोला? अगर दो फोर्सेस इक्वल होते हैं, मान लो ये भी फोर्स F है और ये भी फोर्स आपका क्या है? F है, दोनों फोर्स इक्वल है और उनके बीच का एंगल अगर थीटा हुआ, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनका एंगल बाइसेक्टर होता है। कौन से एंगल का? थीटा एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी कि आपका ये वाला एंगल भी θ/2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? θ/2। ये रिजल्टेंट है और ये क्या है आपका? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये बोला, लेमीज थ्योरम बोलते हैं इसे। है क्या? देखना, बहुत सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे और सारे के सारे फोर्सेस इक्वल है। सारे के सारे फोर्सेस क्या है? इक्वल है। ये सभी इक्वल फोर्स लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं और इक्वल एंगल पे लग रहा है। अगर ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी क्या होगा आपका? अल्फा होगा। क्लियर? इक्वल फोर्सेस इक्वल एंगल पे किसी पॉइंट पे लगता है तो जो नेट फोर्स होता है क्या होता है? 0 होता है। लेमीज थ्योरम है। 5 पॉइंट हमने लिखे हैं। इस पांचों पॉइंट को आप थोड़ा रिवाइज कर लेना और रियलाइज कर लेना बाकी अब, ताकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन करो आप तो आसानी से सॉल्व हो जाए। क्लियर? चलो अब हम आज क्वेश्चंस की बात करेंगे। बस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस
charges 9 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air separated 120 centimeter apart, 120 centimeter apart, और a third charge 1 microcoulomb is placed at the midpoint of line joining between them. Find net force on the 1 microcoulomb charge. चल ट्राई करो क्वेश्चन जल्दी फास्ट। 2 पॉइंट चार्ज है 9 माइक्रोकुलम का 4 माइक्रोकुलम का, हवा में रखा हुआ है 120 सेंटीमीटर पे, एक 1 माइक्रोकुलम का चार्ज, दोनों के चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उस 1 माइक्रोकुलम के ऊपर कितना फोर्स होगा ये निकालना है। क्लियर कर लिया सॉल्व। चलो अब हम सबसे पहले तो एनालाइज करने के लिए डायग्राम बना लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 2 चार्ज रखा हुआ था 9 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 120 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके मिड पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलम। अब देखो हो सकता था पेपर में मिड पॉइंट ना बोल के बोलता कि यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है या यहाँ से 70 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कुछ भी बोल सकता था। करने का तरीका से मैं बताओ, मिड पॉइंट मतलब कितना 60 सेंटीमीटर, और ये भी क्या आ जाएगा आपका बताओ तो फटाक से 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है। ठीक है, अब सोचो इस 1 माइक्रोकुलम के ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा भाई, कौन कौन लगाएगा बताओ। ये 9 माइक्रोकुलम लाइक चार्जेज है, रिपेल करेगा 9 माइक्रोकुलम, इसका ना नाम दे देते हैं F1, बोल दिया मैंने खुद से, और ये 4 माइक्रोकुलम भी इसको रिपेल करेगा, ये इसका नाम दे देते हैं F2। अब जरा बताओ अपोजिट फोर्सेस है कि नहीं है, अपोजिट फोर्सेस। तो अभी हमने नोट करके क्या लिखा था कि अगर अपोजिट फोर्स होता है लगता है किसी पॉइंट के ऊपर, तो नेट फोर्स क्या होता है दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होता है। चलो करो फिर फास्ट कैलकुलेट करो। अब हम F1 कैलकुलेट कर लेते हैं, F2 कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक, तो पहले मैं F1 निकाल लेते हैं। निकाल लो F1, बोलो क्या लिखोगे आप, एयर में रखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो होता है। K की वैल्यू एयर में 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है बताओ तो 9 माइक्रोकुलम 10 की पावर -6, और इसके लिए अब Q2 कितना है 1 माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस कितना है वाला बताओ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर का होल स्क्वायर, या इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं 60 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। करोगे आप? अच्छा, अब बाकी अब इसको सॉल्व करना है जरा। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 81 इंटू 10 की पावर -3 -3 अपॉन कितना आ जाएगा ये 36 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर? तो बोलो क्या आ जाएगा ये 81 अपॉन 36 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन। ये हमने F1 निकाल लिया। सिमिलरली F2 निकाल लेते हैं। तो अब F2 के लिए बताओ क्या 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। अब Q1 कितना है 4 है, 4 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकुलम था, 1 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकुलम है। फिर उसके बाद में क्या अपॉन R स्क्वायर, ये भी 60 है, तो लिख लेते हैं इसे 10 की पावर -2 का
होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 36 इंटू 10⁻³ अपॉन 36 इंटू 10⁻²। तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। अब जरा बताओ नेट फोर्स निकाल लो। अपोजिट है तो अपोजिट के लिए नेट फोर्स क्या होता है, F1 - F2, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। तो जो नेट फोर्स आएगा क्या लिखोगे आप, F1 - F2। देखो ये बड़ा है ना, F1 क्या 81/36 और ये 1 है, ठीक। तो ये आप लिखोगे क्या, 81/36 इंटू 10⁻⁻1, फिर -1 इंटू 10⁻⁻1 मल्टी सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 81 - 36/36 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, यही आंसर है। क्लियर। कैलकुलेशन आप एक बार वैसे चेक कर लेना, वैसे मुझे सही लग रहा है, ठीक। तो ये सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि भाई 3 चार्जेस का सिस्टम है, इस एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो हमने बोला कि इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, 9 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम है। फिर उसके बाद में फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट करा और इससे हमें पता चल गया कि अपोजिट फोर्सेस है, और अपोजिट फोर्स के लिए नेट फोर्स क्या होता है, F1 - F2। अभी हमने थोड़ी देर पहले नोट करके लिखा। क्लियर। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है क्या, ये अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये स्पेशली जो है बोर्ड वालों के लिए है। अभी इनका जेई से कोई मतलब नहीं है या नीट से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्या मान लू, Q, ईच ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड at the vertices of an equilateral triangle having edge length d. Find net force on a charge, net force ऐसे लिखते हैं, net force at a vertex due to the rest two vertices। चलो क्या है क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्जेस है, सबका मैग्नीट्यूड की चार्ज क्यू है, इक्वेटर ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। फिर हमें करना क्या है, किसी एक वर्टेक्स पे बाकी 2 वर्टेक्स के कारण नेट फोर्स निकालना है। करो फास्ट, जल्दी ट्राई करो। हो गया। चलो बात कर लेते हैं जरा। मैंने बोला कि सबसे पहले डायग्राम बना के खुद को जरा समझाते हैं, एनालाइज करते हैं क्वेश्चन। तो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया तो समथिंग ऐसा डायग्राम मुझे देखने को मिला। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसका भी एज लेंथ डी है तो इसका भी डी होगा, तो इसका भी डी होगा। अच्छा आप देखो यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, तीनों पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब हमें किसी एक वर्टेक्स पे फोर्स निकालना है, कितना होगा। करो ना फिर। इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा भाई, बोलो। ये लगाएगा स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। पहली क्लास जहां अपन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स, वहां प्रॉपर्टीज में देखना हमेशा लाइन के लॉन्ग फोर्स लगता है, और ये वाला फोर्स भी क्या होगा, ये। क्लियर। चलो मान लेते हैं ये F1 है, ये F2 खुद से एज्यूम कर लिया, ठीक। अच्छा बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना एंगल होगा भाई, होगा 60 डिग्री की नहीं होगा, बोलो तो। होगा 60 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या आ जाएगा, बताओ तो जरा। हो जाएगा 60 डिग्री, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बस हो गया। अब देखो हमने पढ़ा था सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो जाता है, अपोजिट में माइनस हो जाता है, किसी एंगल पे लगता है। तो अभी हमने पढ़ा था √F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा। क्लियर। थीटा गिवन है 60 डिग्री। F1 और F2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, निकालो ना फिर।
लो फास्ट निकालो तो। चलो ये हमने निकाला, ये सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जरा। क्या है सॉल्यूशन? F1 क्या लिखोगे, बोलो क्या होता है? K Q1 Q है, Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। कितने डिस्टेंस है दोनों चार्ज? D स्क्वायर। अच्छा F2 भी निकालो, निकालो F2। क्या लिखोगे बताओ F2? बोलो K, दोनों चार्जेस सेम है तो K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन उसका भी डिस्टेंस कितना है चार्जेस में। यहां से तो कुछ अलग ही दिख रहा है, देखो भाई F1 F2 दोनों तो इक्वल है, नहीं है इक्वल? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हेयर F1 इक्वल टू F2, मान लेते हैं ये F है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए है ना। देयरफॉर हम नेट फोर्स बताओ क्या लिखोगे, बोलो नेट फोर्स बराबर क्या पढ़ा था हमने अभी, अंडर रूट F1 स्क्वायर F है, F2 स्क्वायर भी F है, 2F1 F2 F इंटू F स्क्वायर cos 60 डिग्री। क्लियर? क्या लिखोगे बताओ फास्ट, जल्दी बोलो क्या आ जाएगा बताओ। 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 1/2 से 2 काट लो, तो आ जाएगा अंडर रूट 3F स्क्वायर यानी कि रूट 3F। और F की वैल्यू दोनों इक्वल तो है, F1 इंटू F, पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो नेट फोर्स जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, रूट 3K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? सिंपल से क्वेश्चन था, तीन चार्जेस था Q1 Q इक्वेटर ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है, हमें बताना है कि किसी एक वर्टेक्स पे रिमेनिंग टू वर्टिसेस का नेट फोर्स क्या होगा। तो हमने ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया और बोला कि इस पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, तो ये भी फोर्स लगा रहा है F1 और ये फोर्स लगा रहा है F2, और हमें मालूम है इक्वेटर ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है, तो ये 60 तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 हो जाएगा। फिर हमने F1 निकाल लिया K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से, F2 भी निकाल लिया, देखा हमने दोनों इक्वल है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इसको F रिप्लेस कर दिया, F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 60, उसके बाद सॉल्व किया, रूट 3F आ गया नेट फोर्स, और F की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, नेट फोर्स आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और इस पे बात कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन इस बार क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं। है क्या क्वेश्चन? चलो लिखो जल्दी क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्जेस each of charge Q are placed at the vertices of a square having edge length D. Find net force at a vertex due to the remaining three vertices, due to the rest 3 vertices। बोलो, चलो करो, ट्राई करो फास्ट। 4 पॉइंट चार्ज है, सबका मैग्नीट्यूड Q है, पेपर में हो सकता है अलग अलग भी दे दे, है ना, Q मैंने क्वेश्चन में सब में Q दे रखा है चारों का, हो सकता है पेपर में अलग अलग दे दे। फिर उसके बाद में स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा हुआ है जिसका एज लेंथ है D। करो सॉल्व और बताओ मुझे आंसर फास्ट। चलो डायग्राम ड्रॉ करो, सबसे पहले करो डायग्राम। ये स्क्वायर बना दिया, सब पे चार्ज है Q, क्या है सब पे चार्ज Q, और स्क्वायर है तो एज लेंथ भी सबका क्या होगा D। चलो ये वाला वर्टेक्स ले लेते हैं, इस वाले वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। कर लो इस वाले वर्टेक्स की बात, कौन कौन लगाएगा फोर्स उसके ऊपर, ये चार्ज लगाएगा फोर्स, नाम दे दिया इसका F1, ठीक, ये भी तो लगाएगा इसके ऊपर फोर्स,
नाम दे दिया इसका F2। अब देखो ये भी तो लगाएगा डायगोनल, ठीक है। लो लगाओ चार्ज, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। ये इसका नाम दे दिया मैंने क्या, F। डायग्राम कंप्लीट। अब क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं। अब करते हैं सॉल्यूशन, करते हैं जरा। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले F1 F2 F3 निकाल लूं F1 F2 F3 निकालो ना, फिर बोलो F1 निकालो, बोलो F1 निकालो, क्या लिखोगे बताओ F1 जल्दी, ये इतना टाइम लगा दिया। K Q1 यानी Q, Q2 भी Q है तो Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू Q स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, D अपॉन D स्क्वायर। F2 भी निकालो फास्ट, बोलो F2 कितना है बताओ। F2 देखो दोनों चार्ज Q है, डिस्टेंस D है, तो ये भी आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब देखो चलो पहले F3 भी निकाल लेते हैं ना, पहले F3 भी निकाल लेते हैं। F3 के लिए बताओ जरा, बोलो तो जरा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। अरे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2 इंटू साइड नहीं होता। और नहीं तो निकाल लो ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, हाइपोटेनियस है 90 डिग्री है, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, तो √2d स्क्वायर क्या आएगा, √2d आ जाएगा। तो बोलो क्या आ जाएगा इसका फोर्स बताओ। के चार्जेस दोनों में सेम है अभी। अब यहाँ डिस्टेंस √2d का होल स्क्वायर है, √2d का होल स्क्वायर यानी कि KQ स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। क्लियर। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा तो दो फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, दो फोर्स का रिजल्टेंट का क्या था कि अगर दो फोर्स अगर किसी एंगल पे लगता है तब फॉर्मूला होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। लेकिन यहाँ पे तीन फोर्स लग रहा है, तो देखो ये F1 और F2 परपेंडिकुलर है कि नहीं है भाई, है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, है परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या एक फोर्स दिया F4, फोर्स इसका नाम क्या दे दिया F4, और ये है क्या रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। इस F1 फोर्स और F2 फोर्स का रिजल्टेंट कौन है, F4 है, और दोनों परपेंडिकुलर है। निकालो ना, फिर क्या लिखोगे, √ परपेंडिकुलर के साथ साथ इक्वल भी है, वो परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या है वो दिख रहा, F1 और F2 दोनों इक्वल है। मान लेते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F मान लिया, या नहीं भी मानोगे डायरेक्ट F1 F2 भी रख के करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 90। क्यों लिखा cos 90 बताओ, F1 और F2 के बीच कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। cos 90 हो गया 0, ये पूरा टर्म हो गया 0, तो 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर आ जाएगा √2F। और जहां से क्या कर सकते हैं, F की वैल्यू पुट कर सकते हैं, F1 F2 के इक्वल है वो, तो आ जाएगा √2 KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये हमने F4 निकाली, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब जरा देखो F1 और F2 तो इक्वल है, F1 और F2 क्या है, इक्वल है। और अभी हमने नोट करके क्या लिखा था कि जब दो इक्वल फोर्स किसी पॉइंट पे लगता है तो उसका रिजल्टेंट उसका एंगल बाइसेक्टर होता है कि नहीं होता एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, यही तो होगा इसका एंगल बाइसेक्टर। भाई 90 का कितना आएगा, 45 डिग्री नहीं आएगा, और ये तो डायगोनल है तो जाहिर सी बात ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यानी कि जो आपने F4 निकाला है वो F3 के एलोंग आ जाएगा। क्यों आएगा, समझ में आया नहीं, बोलो समझ में आया नहीं यार, फिर से सुनो। मैंने क्या बोला, पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लिया, नाम दिया F4। फिर बोला कि भाई जो रिजल्टेंट दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, उनका एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो यहाँ F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा इनका एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये 90 का एंगल है तो बाइसेक्टर 45 डिग्री हो गया, और ये वाला डायगोनल है तो पहले से 45 पे है, तो इसका मतलब F3 और F4 अब किसमें हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो हेयर क्या लिखेंगे हम, हेयर F1 and here F1 equal to F2, therefore F4 is along
along F3। हेंस अब बताओ नेट फोर्स बोलो, अब बोलो नेट फोर्स क्या पढ़ा था अभी हमने, नोट करके लिखाया था कि नेट फोर्स क्या होता है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो सम के इक्वल होता है, तो आ जाएगा F3 प्लस F4। और F3 हमने कैलकुलेट किया हुआ है KQ² अपॉन 2D² प्लस, अब बताओ F4 कितना निकाल रखा हमने, √2 KQ² अपॉन D², √2 KQ² अपॉन D²। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ से KQ² अपॉन D² कॉमन कर सकते हैं, 1/2 प्लस √2 फाइनल आंसर है। और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी के अलोंग होगा नेट फोर्स, जो F3 और F4 है उसी के अलोंग इसका ये वाला रिजल्टेंट भी आएगा नेट फोर्स। जो नेट फोर्स यानी जो ओवरऑल जो नेट फोर्स लग रहा ये क्या होगा, इसी के अलोंग होगा। क्लियर, आई बात समझ में। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस था, क्यू 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 स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद में क्या बोला, डी डी डी, एज लेंथ पे सबका इक्वल हुआ स्क्वायर है तो, और डायगोनल की लेंथ होती है √2d। फिर हमने क्या बोला कि भाई इसको F1 फोर्स मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, डायगोनल वाला F3 मान लेते हैं। अब हमने F1 निकाल लिया KQ² अपॉन D², KQ² अपॉन D²। फिर उसके बाद में ये निकाल लिया, फिर F3 निकाल लिया KQ1 Q2 अपॉन D² R² D² जो भी बोलो। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है कितना है, √2d है। सॉल्व करा। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला, हमने पढ़ा था सिर्फ दो वेक्टर के लिए, दो फोर्स के लिए पढ़ा था, √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। लेकिन यहाँ 3 लग रहे थे, तो मैंने क्या करा, पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लिया जो कि परपेंडिकुलर थे। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट आ गया √2